गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना लेसन चल रहा था विजन 2020, जिसको APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है, जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने सबसे पहले इस देश के बारे में, जब ये स्वतंत्र नहीं था, उसके बाद में उन्होंने स्वप्न देखा था इसको स्वतंत्र कराने का, और इसके बाद किस तरह से देश को विकास के मार्ग पर ले जाना था। एक बैठक में इंडिया टुडे नामक मासिक पत्रिका द्वारा आयोजन सम्मिलित हुआ, जिसमें उठाया गया था कल का भारत, वैश्विक विशालता या लघुता। तो आज़ादी के बाद हमने कहाँ पर अपने आप में विकास किया, ये सारी चीज़ें थी। अब इसका सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। इन मोस्ट डेवलप्ड नेशन, अधिकांशतः विकसित राष्ट्र, जो हमारे मोस्टली विकसित राष्ट्र हैं, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ICT बोलते हैं, ICT सेक्टर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट 7 to 8% ऑफ देयर DGP। जो मुख्य विकसित राष्ट्र हैं, वो अपने देश की GDP का 7 से 8% ICT सेक्टर के द्वारा देते हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने देश की GDP में इतना हिस्सा प्रदान करते हैं, प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। वे कौन से राष्ट्र हैं? वो विकसित राष्ट्र हैं। अत्यधिक विकसित राष्ट्र अपने देश की GDP का 7 से 8% योगदान ICT सेक्टर से देते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, यह अनुमान लगाया जाता है कि बाय 2010 तक इन दीज कंट्रीज, इन देशों में ICT विल अकाउंट फॉर 25% ऑफ द GDP, either directly by the way of sale of hardware and software, or indirectly by being an integral part of e-government's connectivity for improved productivity, industries, and even in daily life for improved efficiency and transparency। और ये भी अनुमान लगाया कि 2010 तक यह देश ICT सेक्टर द्वारा GDP का 15% योगदान देंगे। अब तक कितने परसेंट दिया है? 7 से 8%। अब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2010 तक ये देश GDP का 25% योगदान, एक तो डायरेक्ट रूप से, सीधे रूप में, जिसमें बताया है द वे ऑफ सेल ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली मीन्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सेल करके, बेच करके, या तो वो सीधे रूप में देंगे या फिर इनडायरेक्टली में अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? ई गवर्नेंस के द्वारा, ई गवर्नेंस के एकीकरण द्वारा, उत्पादन में हुए सुधार के संयोजन द्वारा, उद्योगों की एकीकृत व्यवस्था के द्वारा, और
यहाँ तक कि दैनिक जीवन में कुशलता में हुए सुधार के द्वारा, मीन्स पारदर्शिता के द्वारा अपना योगदान जीडीपी में 25% का देंगे। इन इंडिया, भारत में ICT टुडे अकाउंट्स फॉर नियरली 2% ऑफ जीडीपी। भारत में जीडीपी का 2% है। हमारा देश ICT में का जीडीपी में जो योगदान है वो कितना योगदान है? 2% का। टू बी ए डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र के लिए वी शुड एनहेंस दिस सिग्निफिकेंसी, मीन्स एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करनी चाहिए। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इसमें काफ़ी अधिक वृद्धि करनी होगी। आवर कोर कंपेटेंस दैट, हमारी मूलभूत क्षमताएं हैं, दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन एडिशन, जिनमें अधिक वृद्धि की जा सकती है योजनाओं में शामिल करके, इन एडिशन ऑफ व्हाट हैज बीन प्लान्ड इन 1998, जो 1988 में योजना बनाई गई थी। इंक्लूड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें सूचना सुरक्षा, कौन सी योजनाएं थी जिसमें सूचना सुरक्षा, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर का विकास करना, एंड ई गवर्नेंस, और जो ई गवर्नेंस है दैट कैन स्पीयरहेड ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट, इसका एक मजबूत घरेलू बाजार पैदा कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, एजुकेशन, शिक्षा, हार्डवेयर एंड चिप डिजाइन एंड वायरलेस, मीन्स ये सारे मार्केट, दोबारा बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर विकास, ई गवर्नेंस, मनोरंजन, शिक्षा, हार्डवेयर व चिप डिजाइन और वायरलेस, जो शक्तिशाली घरेलू बाजार पैदा कर सकते हैं। इफ वी एक्सप्लॉइट दिस एरिया ऑफ अवर कोर कॉम्पिटेंसी, यदि हम पूरी क्षमता के अनुसार, अगर हम पूरी शक्ति के अनुसार वृद्धि करें तो we can create Indian MNCs and aim at target of 150 billion by 2010। तो हम 2010 तक MNC का निर्माण कर सकते हैं और 150 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम इनमें विकास करें तो 2010 तक काफ़ी MNC का निर्माण भी कर सकते हैं और 150 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना कठिन कार्य करना है इसके लिए। एनदर कोर कंपेटेंस वी शुड डेवलप इज इन बायोटेक्नोलॉजी, अन्य मूल क्षेत्र जिसमें हमें विकास करना चाहिए वह है जैव तकनीकी। एक मूल क्षेत्र और है विकास करने के लिए, वो है जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया इनरिच इन हर्ब्स, भारत जड़ी बूटियों में संपन्न है। भारत जड़ी बूटी, कीटाणु, जीव द्रव्य और सूक्ष्म सजीवों में समृद्ध है। कौन कौन से हैं? हर्ब्स जड़ी बूटी, जर्म्स, प्लाज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव इनमें संपन्न है। इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट कंट्रीज आर इंपोर्टिंग दीज बायो रिसोर्सेज इन रॉ फॉर्म्स। जो औद्योगिक विकसित राष्ट्र हैं, उद्योग दृष्टि से विकसित राष्ट्र
कच्चे माल के रूप में इन जैव स्रोतों का आयात कर रहे हैं। जो भी उनके पास जो जैव स्रोत हैं उनका आयात कर रहे हैं। एडिंग वैल्यू टू दैम, उनकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। एंड एक्सपोर्टिंग दैम एंड स्पेशल सीड्स एंड बायोमेटेरियल टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, भारत सहित विकासशील राष्ट्रों को इनकी उपयोगी बनाकर विशेष बीजों व जैव पदार्थों के रूप में निर्यात कर रहे हैं। रॉ मटेरियल वो ले रहे हैं और उसका अच्छा माल बनाकर भारत समेत जो भी विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र हैं, उन विकासशील राष्ट्रों को वो वही चीज वापस निर्यात कर रहे हैं। They also own fully protected patents of these products. वे इन विकसित राष्ट्रों ने इन उत्पादों का पेटेंट ले रखा है। सारा पेटेंट इन विकसित राष्ट्रों के पास है। Instead of allowing export of such resources and importing value-added products at high cost, India must add its own technology for conversion of such resources to value-added products for use in domestic requirements as well as for export of the global herbal product market of 61 billion. फिर क्या बोला था? ऐसे संसाधनों के निर्यात और मूल्य वर्धित उत्पादों की ऊंची कीमत पर आयात की आज्ञा न देकर भारत को अपनी तकनीकी द्वारा इन संसाधनों को घरेलू आवश्यकताओं और वैश्विक औषधीय उत्पाद बाजार जो कि 61 अरब डॉलर का है के निर्यात के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद में परिवर्तित करना चाहिए। मीन्स हमारे देश को ही जिसका कि बाजार 61 बिलियन का है, तो इसमें हमें रॉ मटेरियल बाहर न देके स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चाइना हैज ए शेयर ऑफ अराउंड 3 बिलियन। इसमें चाइना का 3 अरब का हिस्सा है। चाइना का हिस्सा कितना है? 3 अरब डॉलर का हिस्सा है। वेयर इंडिया शेयर इज नॉट इवन 100 मिलियन, जबकि भारत का हिस्सा 100 मिलियन भी नहीं है। जबकि भारत का हिस्सा कितना है? 100 मिलियन का भी भारत का हिस्सा नहीं है। तो यह फिर भी देयर इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर ए हायर मार्केट शेयर, फिर भी इसमें विशाल अवसर हैं इसके उच्चतम मार्केट के लिए हिस्सेदारी बढ़ाने का बहुत बड़ा अवसर है। और इंडिया हैज सिमिलर पोटेंशियल फॉर प्रमोटिंग फ्लोरिकल्चर एंड एक्वाकल्चर इन ए बिग वे, और भारत के पास फूल खेती और जलीय खेती में अत्यधिक वृद्धि करने की संभावना भी इसी तरह है। हमारे देश में फूल की खेती करना और जो जलीय खेती है, जो जल से पैदा होते हैं, वो भी अधिक से अधिक करने की संभावना है। आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री
इन दिस इंडिपेंडेंस डे, इस स्वतंत्रता दिवस पर एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन अगस्त 15, 2002, हमारे प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 15 अगस्त 2002 को रेड फोर्ट से संबोधित करते हुए डिक्लेयर घोषणा की कि इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020, भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र होगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। इंडिया हैज एंटर्ड द 10th 5 years प्लान, भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर लिया है। विद ए फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसका हर प्रकार के विकास का फोकस है, जिसको बोलते हैं चौ और विकास करना, जो हमारे देश का उद्देश्य है। द 10th प्लान इज ए वेरी विटाल पीरियड, जो 10वीं योजना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में चहुमुखी विकास का लक्ष्य रखा है। As it has laid the foundation for this journey of transformation by initiating mission projects that will bring economic strength to the nation. 10वीं योजना एक विशेष अवधि है, क्योंकि इसमें लक्ष्य धारित परियोजनाओं के द्वारा राष्ट्र में आर्थिक शक्ति लाई जाएगी, जो परिवर्तन की इस यात्रा की नींव रखेगी। By 2020, 5 key areas have been identified for an integrated actions. 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन पर एकीकृत रूप से कार्य करना है। वो 5 क्षेत्र हैं जिन पर एकीकृत रूप से काम करना है, और ये बताए गए हैं। पहला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, with a target of 360 million tons of food and agricultural product in a year. ये टारगेट है, एक साल में 360 मिलियन टन खाना और कृषि उत्पादों के लक्ष्य रखे गए हैं। 360 मिलियन टन खाद्य व कृषि उत्पादों के लक्ष्य रखे हैं। अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग, दूसरे क्षेत्र कृषि और कृषि खाद्य प्रसंस्करण का दूसरा क्षेत्र will bring food security and prosperity to rural people and speed up economic growth. तो ये था ना, दूसरा क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि लाएगा और आर्थिक उन्नति की गति तेज करेगा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, with a target of 360 million tons of food and agriculture product in a year, एक साल में 360 मिलियन टन खाद्य व कृषि उत्पादों के लक्ष्य के साथ। अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग, कृषि और कृषि खाद्य प्रसंस्करण का दूसरा क्षेत्र will bring food security, खाद्य सुरक्षा लाएगा, एंड प्रॉस्पेरिटी टू रूरल पीपल, और जो गांव के लोग हैं ग्रामीण जीवन समृद्धि लाएगा, एंड स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारी आर्थिक उन्नति को गति प्रदान करेगा। तो एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ होगी उसके द्वारा क्या होगा, उसके द्वारा ही हमारे
देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है, और वो भी किसके द्वारा? हमें फूड प्रोडक्ट को बढ़ाना है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एम्ड एट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लीडिंग टू सोशल सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एम्ड शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य एट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, जो रोजगार संभावना में वृद्धि करना, लीडिंग टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, और जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। तो आगे हमें क्या करना है? शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य है रोजगार संभावना में वृद्धि करना, सामाजिक सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण करना रहेगा। थर्ड है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना, इंक्लूडिंग रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें राष्ट्र के सभी भागों में विश्वसनीय उत्कृष्ट विद्युत आपूर्ति शामिल है, विच इज विटाल फॉर ऑल कोर सेक्टर्स, जो सभी मूल क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार तकनीकी। दिस इज वन ऑफ आवर कोर कॉम्पिटेंसीज, यह हमारी मूल क्षमताओं में से एक है। प्रमोटिंग एजुकेशन इन रिमोट एरियाज, जो दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना, एंड क्रिएटिंग मैसिव एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार में अत्यधिक वृद्धि करना, एंड नेशनल वेल्थ थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग एंड, और निर्यात द्वारा प्राप्त आय से राष्ट्रीय संपदा निर्माण करना। और नेक्स्ट है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल तकनीकी और सामरिक उद्योगों, द प्रोग्रेस इज न्यूक्लियर, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकों में उन्नति, ये ना, द प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज will provide sustained growth and self-reliance for the nation। तकनीकी सामरिक उद्योगों, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकी में उन्नति, स्थायी विकास और राष्ट्र को आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे। तो ये सारे 5 मुख्य क्षेत्र हैं जिनकी पहचान की गई है। मैं इनको एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एक वर्ष में 360 मिलियन टन खाद्य व कृषि उत्पादों के लक्ष्य के साथ कृषि और कृषि खाद्य प्रसंस्करण का यह दूसरा क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि लाएगा और आर्थिक उन्नति की गति तेज करेगा। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य, रोजगार संभावना में वृद्धि करना, सामाजिक सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण करना रहेगा। तीसरा है आधारभूत संरचना विकास, जिसमें राष्ट्र के सभी भागों में विश्वसनीय व उत्कृष्ट विद्युत आपूर्ति शामिल है,
जो कि सभी मूल क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। सूचना और संचार तकनीकी, यह हमारी मूल क्षमताओं में से एक है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार में अत्यधिक वृद्धि और निर्यात द्वारा प्राप्त आय से राष्ट्रीय संपदा निर्माण करना, और क्रिटिकल तकनीकी और सामरिक उद्योगों, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकी में उन्नति, स्थायी विकास और राष्ट्र को आत्मनिर्भरता प्रदान करेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें जिनकी आवश्यकता थी। ये सारी चीज़ें हमारे देश को विकसित बनने में काफ़ी अधिक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके बाद है तो अभी तक जो बताया गया है, जो अत्यधिक जो विकसित राष्ट्र हैं उनका घरेलू जो तकनीकी है, सूचना और तकनीकी, संचार तकनीकी, ICT सेक्टर है, उसका घरेलू उत्पाद का GDP में 7 से 8% का योगदान है। और ये भी आशा की जाती है 2010 तक इन राष्ट्रों में ICT का योगदान 25% तक होगा। इस अपने योगदान को 2010 तक ये इतना बढ़ा लेंगे, या तो डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप में कौन सी चीज़ आती है, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर की बिक्री, या फिर इनडायरेक्टली मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे ई-गवर्नेंस के एकीकरण द्वारा, उत्पादन में हुए सुधार के संयोजन द्वारा, उद्योगों की एकीकृत व्यवस्था के द्वारा, और यहाँ तक कि दैनिक जीवन में कुशलता में हुए सुधार के द्वारा और पारदर्शिता के द्वारा इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारे देश में ICT का GDP में जो योगदान है वो 2% है, और एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें इसमें काफ़ी अधिक वृद्धि करनी चाहिए। काफ़ी अधिक वृद्धि करने के बाद ही हम अपने आप को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पा सकते हैं। तो ये है लेखक के अनुसार, मिस APJ अब्दुल कलाम के अनुसार, कि हमें किन किन क्षेत्रों में उन्नति करने की आवश्यकता है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर होने, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर हम मिलेंगे। उसके बाद तो थर्ड पैरा है इसका, इसके बाद
थर्ड पैरा को करेंगे। तो अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। ओके, थैंक यू।